कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां किलों और महलों की कहानियों जितनी ही दिलचस्प कहानियां वहां के जंगलों और जानवरों की हैं? तो चलिए आज राजस्थान के इसी पहलू को जानते हैं। एक ऐसी कहानी जहां कुदरत और इंसान मिलकर एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। अच्छा, जब भी हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, बड़े बड़े किले, शाही महल और दूर दूर तक फैला रेगिस्तान। लेकिन इसी शाही धरती पर ना एक और क्रांति बिल्कुल चुपचाप आकार ले रही है, और वो है वहां के वाइल्ड लाइफ का रिवाइवल। ये कहानी सिर्फ कुछ नेशनल पार्क्स तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे राज्य में फैल चुकी है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम राजस्थान के विशाल प्रोटेक्टेड किंगडम यानी संरक्षित इलाकों को समझेंगे। फिर सरिस्का के बाघों की वो जबरदस्त वापसी की कहानी सुनेंगे। लेकिन कहानी सिर्फ बाघों की नहीं है, तो हम ये भी जानेंगे कि बाघों के अलावा और किन जानवरों को बचाया जा रहा है। फिर हम उन पॉलिसीज को समझेंगे जो इस कामयाबी के पीछे हैं। और आखिर में हम भविष्य की बात करेंगे, इंसानों और जानवरों के साथ रहने की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, राजस्थान का संरक्षित साम्राज्य। देखते हैं कि कुदरत के लिए बनाया गया ये किला आखिर कितना बड़ा और कितना मजबूत है। देखिए, राजस्थान के जो 3 मेन नेशनल पार्क हैं, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और केवलादेव, ये तीनों मिलकर ही 500 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा का एरिया कवर करते हैं। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। और रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। जब हम इन नेशनल पार्क्स में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज को भी जोड़ देते हैं तो ये आंकड़ा पहुंच जाता है लगभग 9,658 स्क्वायर किलोमीटर्स पर। अंदाजा लगाने के लिए ये दिल्ली जैसे कई शहरों को मिलाकर जितना एरिया बनता है उससे भी बड़ा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि राजस्थान में कंजर्वेशन को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। चलिए अब इस कहानी के सबसे इमोशनल और प्रेरणा देने वाले हिस्से की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा सेक्शन, सरिस्का के बाघ की वापसी। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि अगर इरादे पक्के हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। साल 2005 में सरिस्का के जंगलों में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। वजह, सरिस्का को टाइगरलेस घोषित कर दिया गया। मतलब वहां एक भी सिंगल टाइगर नहीं बचा था। ये सिर्फ एक लोकल प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक नेशनल क्राइसिस था। और इसी संकट ने भारत के सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम्स में से एक को जन्म दिया। लेकिन फिर जो हुआ वो वाकई कमाल था। 2005 की उस बुरी खबर के ठीक 3 साल बाद 2008 में बाघों को दोबारा बसाने का एक बहुत बड़ा मिशन शुरू हुआ। और आज नतीजा देखिए, 2025 तक 10 नए शावकों के जन्म के साथ बाघों की आबादी ने 50 का आंकड़ा यानी हाफ सेंचुरी का माइलस्टोन पार कर लिया है। 50 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उम्मीद का नंबर है। ये इस बात का सबूत है कि सही कोशिशों, विज्ञान और मजबूत इच्छा शक्ति से हम जो खो चुके हैं उसे वापस पा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा था, राजस्थान की कहानी सिर्फ टाइगर्स की नहीं है। तो चलिए अपने तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, बाघ से परे, और देखते हैं कि यहाँ के बाकी जानवरों के लिए क्या हो रहा है। अक्सर क्या होता है कि कंजर्वेशन की सारी बातें टाइगर जैसे एक बड़े आइकॉनिक जानवर के इर्द गिर्द घूमती हैं, और वो जरूरी भी है। पर राजस्थान अब एक कदम आगे की सोच रहा है। यहाँ की स्ट्रैटेजी अब सिर्फ एक जानवर को बचाने की नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को, यानी उस जंगल के हर छोटे बड़े जीव को बचाने की है। और इस नई सोच का असर जमीन पर साफ साफ दिख रहा है। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो विलुप्त होने की कगार पर है, उसे डेजर्ट नेशनल पार्क और सोरसन रिजर्व में नया जीवन मिल रहा है। ताल छापर में खूबसूरत ब्लैक बक यानी कृष्णमृग आराम से घूम रहे हैं। और क्या आपको पता है कि हजारों की तादाद में आने वाले डेमोसील क्रेन पक्षियों के लिए खिचन में भारत का पहला डेडिकेटेड कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। यहां तक कि चंबल नदी में घड़ियाल भी अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब आखिर हो कैसे रहा है, इसके पीछे क्या रणनीति है? हमारा चौथा सेक्शन इसी सवाल का जवाब देगा। चलिए समझते हैं कि कैसे ये जरूरी बफर जोन बनाए जा रहे हैं। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, आप किसी प्रोटेक्टेड एरिया की सुरक्षा कैसे करते हैं? क्या सिर्फ उसके अंदर गार्ड्स लगाकर? नहीं, इसका असली जवाब उस एरिया की सीमाओं के बाहर छिपा है। और यहीं पर बफर जोन का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हो जाता है। इसे कहते हैं इको सेंसिटिव जोन या ESZ। इसे आप जंगल का शॉक एब्जॉर्बर समझ लीजिए। यह किसी भी नेशनल पार्क या सेंचुरी के चारों ओर का वो इलाका है जो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये इंसानी गतिविधियों से होने वाले झटकों को कोर एरिया यानी जंगल के दिल तक पहुंचने से रोकता है। और इसका मकसद है एक बैलेंस बनाना,
देखिए, ESZ में कमर्शियल माइनिंग या आरा मशीनों जैसी एक्टिविटीज पूरी तरह से बैन है। बेतरतीब कंस्ट्रक्शन पर भी लगाम लगाई जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां विकास रुक जाता है, बल्कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी सस्टेनेबल चीजों को बढ़ावा दिया जाता है। इससे ये पक्का होता है कि कंजर्वेशन लोकल लोगों पर बोझ ना बने, बल्कि उनकी रोजी रोटी का हिस्सा बन जाए। पर ESZ के अलावा एक और कमाल का टूल है, कंजर्वेशन रिजर्व्स। आप इन्हें वाइल्ड लाइफ के लिए सेफ हाईवे या गलियारे समझ सकते हैं, जो एक जंगल को दूसरे जंगल से जोड़ते हैं ताकि जानवर आसानी से आ जा सकें। और राजस्थान इस मामले में बहुत तेजी से काम कर रहा है। अभी हाल ही में 3 नए कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए हैं। 12 में सोरसन, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और ब्लैक बक्स का घर बनेगा। जोधपुर में खिचन, जो हजारों डेमोसील क्रेन पक्षियों का ठिकाना होगा। और भीलवाड़ा में हमीरगढ़, जो वहां के लोकल इकोसिस्टम को बचाएगा। ये एक बहुत ही प्रोएक्टिव अप्रोच है। ये सारी बातें हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर लाती हैं, सह अस्तित्व का भविष्य। मतलब राजस्थान के वन्य जीवों के लिए आगे का रास्ता कैसा होने वाला है। तो हमने क्या सीखा? यही कि राजस्थान की सफलता का राज कोई एक जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ये एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच है। इसमें कोर प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, फिर खास जानवरों के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं, और इन सबको सुरक्षा देने के लिए स्ट्रेटेजिक बफर जोन्स हैं। ये सब मिलकर एक मजबूत सुरक्षा जाल बनाते हैं। एक बात तो साफ है, राजस्थान ने वाइल्ड लाइफ रिवाइवल का एक शानदार ब्लूप्रिंट तैयार किया है, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है। जैसे जैसे विकास का दबाव बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज का असर गहराएगा, तो सवाल यह है कि क्या कुदरत के लिए बनाया गया ये किला टिका रह पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, और इसका जवाब हम सबके आने वाले एक्शन पर निर्भर करेगा, क्योंकि कंजर्वेशन कोई मंजिल नहीं, ये एक लगातार चलने वाला सफर